कहानी की शुरुआत में मैंने एक्सीडेंटली लिन क्लैन की किडनैप एयरस लिन मुबान को बचा लिया। लिन की बूढ़ी दादी ने एहसान चुकाने के लिए मुझे दो ऑप्शंस दिए, या तो मैं उसकी सबसे प्यारी पोती लिन मुबान से शादी करूं या फिर 100 मिलियन का छोटा टारगेट ले लूं। मैंने बिना सोचे समझे पैसा चूज किया और तुरंत सबसे जल्दी फॉरेन फ्लाइट बुक कर ली। मुझे बस यहाँ से भागना था, उस गोल्डन सर्कल वाली एयरस लिन मुबान से दूर भागना था जिससे मैंने बचाया था। और फिर किस्मत ने मुझे दोबारा जीने का मौका दे दिया। अपनी पिछली जिंदगी में मुबान को बचाने के बाद मैं रोज 5 जॉब्स करता था, अपनी पूरी मेहनत लगाकर उसे एक स्पॉइल्ड प्रिंसेस की तरह पाला। लेकिन जब वो अपने फैमिली के पास वापस गई तो उन्होंने सबको ऑर्डर किया कि उस शर्मनाक पास्ट का जिक्र ना करें। लिन की दादी जो मेरे फैमिली पर एहसानमंद थी, मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए। बेवकूफी में मैंने उसे बोला कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसका पूरा ख्याल रखना चाहता था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि फैमिली में वापस आते ही लिन मुबान ऑलरेडी गोल्डन सर्कल के एयर जियो से प्यार कर चुकी थी। शादी के बाद वो मेरे साथ बहुत ठंडी थी, इतना कि जब भी मैं उसका हाथ पकड़ता वो तुरंत जाके अपना हाथ ही धो देती। बाद में वो प्रेग्नेंट भी हो गई और अपने असली प्यार के साथ रहने के लिए उसने खुद मुझे एक खाई से धक्का दे दिया। मारने से पहले वो अपने हील्स में मेरे खून के पास आई और हंस कर बोली, तो जैसा गरीब और बेकार आदमी क्या सच में मेरा पति बनने के लायक भी है? मेरा पहला चॉइस हमेशा कोई और ही होगा। पर जब मैंने अपनी आंखें खोली मैं वापस उस दिन पर आ गया जब लिन की दादी ने मुझे रिवॉर्ड पूछा था। इस बार मैंने अपने सारे इल्यूजन्स साइड में रख दिए और लिन मुबान की तरफ देखा भी नहीं। मुझे कैश चाहिए और यूनाइटेड स्टेट्स का टिकट चाहिए और पैसे। क्या तुम मेरे साथ कोई माइंड गेम खेल रहे हो? लिन मुबान की तेज आवाज ने लिन विला की लग्जरी साइलेंस तोड़ दी। वो एक जेन्युइन लेदर के यूरोपियन सोफा पर बैठी थी, हाथ क्रॉस किए हुए, और उसकी आंखों में जो कभी सिर्फ मेरे लिए होती थी अब सिर्फ नफरत और मजाक था। उसे फैमिली में वापस आए सिर्फ 3 दिन हुए थे। जो सस्ता सा कॉटन ड्रेस मैंने अपनी सेविंग्स से खरीदा था वो अब रिप्लेस हो चुका था एक हाई फैशन शनेल के आउटफिट से। उसके गले में चमकता हुआ डायमंड नेकलेस जैसे हम दोनों के बीच के क्लास डिफरेंस को क्लियरली दिखाता था। लिन की दादी मेन सीट पर सीधी बैठी थी, हाथ में पर्पल सैंडलवुड का रोजरी, और उसकी धुंधली पर तेज आंखें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई लो क्वालिटी प्रोडक्ट हूँ जिसका अभी भी थोड़ा सा वैल्यू चेक किया जा रहा हो। मिस्टर गियो, ग्वानियर का नेचर थोड़ा सीधा है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। लिन मुबान के पीछे से एक आदमी बाहर आया, व्हाइट सूट पहने हुए जिसमें सबटाइल स्ट्रिप्स थे, और वो था जियो, गोल्डन सर्कल का एक मशहूर स्पेंडथ्रिफ्ट। वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से लिन मुबान के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। लिन मुबान ने ना सिर्फ हाथ नहीं हटाया बल्कि हल्का सा शर्मा कर उसकी तरफ झुक भी गई। जियो ने मुझे देखा, उसके होंठों पर एक हल्की सी स्माइल थी, ऊपर से फ्रेंडली लेकिन अंदर से पूरी तरह जहर और मेलाइस से भरी हुई है। मिस्टर गियो ने लिन मुबान को बचाया है, कंपनसेशन चाहिए तो नेचुरल है। बस मुझे ये नहीं पता था कि मिस्टर गियो का एपिटाइट इस पैसे के लिए कितना बड़ा है। उसने जानबूझकर एपिटाइट शब्द पर जोर दिया। उसकी नजर में कंडेंसेशन, भीख देने जैसा एटीट्यूड और सीधा वर्थलेसनेस से भरी हुई थी। मैंने शांत रहकर उन तीनों को देखा। वो गिरने का एहसास, जिंदा जिंदा टूटने का दर्द अभी भी मेरे हड्डियों में बसा हुआ था, और लिन मुबान के वो लफ्ज, तो जैसा गरीब घटिया आदमी कैसे हिम्मत कर सकता है वो भी मेरा पति बनने का, अभी भी ये लफ्ज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने अपने थॉट्स हटा दिए, एक नजर जियो पर डाली, फिर सीधा लिन की दादी की तरफ देखा। मुझे 10 मिलियन चाहिए। मेरी आवाज बिल्कुल सीधी थी जैसे मैं बस आज के मौसम की बात कर रहा हूँ। रूम एकदम से मौत जैसा खामोश हो गया। फिर अचानक लिन मुबान ठंडी एग्जैजुरेटेड हंसी हंस पड़ी। 10 मिलियन? क्या तुम पागल हो? वो झटके से खड़ी हुई और उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। तुम रोज 4 जॉब्स करते हो, रेस्टोरेंट में टेबल सर्व करते हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर ब्रिक्स उठाते हो, पूरा महीना जान तोड़ मेहनत करते हो, कितना कमा लेते हो, और अब सीधा 10 मिलियन मांग रहे हो? क्या तुम्हें लगता है लिन फैमिली का पैसा फ्री में मिलता है? उसकी आंखों में वर्थलेसनेस उभर कर बाहर आ रही थी। मुझे पता था तुमने मुझे काइंडनेस से नहीं बचाया, तुम तो एक खून चूसने वाले वेम्पायर हो। पहले तुमने हम्बल बनने का नाटक किया जैसे तुम चले जाओगे, लेकिन असल में तुम इतनी बड़ी रकम मांगने के लिए प्लान बना रहे थे, है ना? जियो ने तुरंत लिन मुबान का हाथ पकड़ लिया और उसकी पीठ थपथपाई। लिन मेरी जान, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाओगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा, हल्का सा बाएं सिकुड़ते हुए जैसे उसे सच में अफसोस हो, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल फेक था।
मिस्टर गियू, मैंने सोचा था कि तुम एक ईमानदार आदमी हो। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ग्रीडी निकलोगे। 10 मिलियन लिन फैमिली के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम जैसे लो क्लास आदमी के लिए इतना पैसा एकदम मिल जाना तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। मेरा मशवरा है, थोड़ा रियलिस्टिक बनो। 1 लाख या 80,000 मांगो, एक छोटा सा बिजनेस शुरू करो। क्या वो बेटर नहीं होगा? उसकी हर बात ऐसे लग रही थी जैसे वो मेरी फिक्र कर रहा हो, लेकिन हर लफ्ज मुझे ग्रीडी और निकम्मा कह रहा था। जियो का वो हिपोक्रेट चेहरा देखकर अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी पिछली जिंदगी कितनी बेवकूफ थी। मैं ऐसे फेक आदमी से हार गया था। मैं उसकी प्रोवोकेशन इग्नोर की और सीधा लिन की दादी की तरफ देखा। मैडम लिन, क्या मिस लिन मुबान की जिंदगी 10 मिलियन से भी कम कीमत रखती है? ये सुनते ही दादी लिन ने अपना रोजरी घुमाना रोक दिया। उसकी धुंधली आंखों में एक गहरा थोड़ा सा अंधेरा चमक उठा। लिन फैमिली जीएस की टॉप फैमिलीज में से एक थी। अगर ये बात बाहर चली गई कि लिन मुबान की जान बचाने वालों को सिर्फ 1 लाख मिला तो उनकी इज्जत का क्या होता? ठीक है, 10 मिलियन मिलेंगे तुम्हें, उन्होंने भारी और अथॉरिटी से भरे हुए आवाज में कहा। दादी, लिन मुबान बेचैन हो गई। जमीन पर पैर पटकते हुए, आप इतनी बेकार डिमांड कैसे मान सकती हैं? कि गरीब अगर इतना पैसा ले लेगा पता नहीं कैसे उड़ा देगा। दादी लिन ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया, फिर ठंडी नजर से मुझे देखा। जी, मैं तुम्हें 10 मिलियन दे सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट साइन करना होगा। आज के बाद तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुमने लिन मुबान को बचाया था, और न ही किसी भी वजह से लिन मुबान और लिन फैमिली के सामने दोबारा आओगे। क्या तुम्हें मंजूर है? मैंने बिना एक सेकंड सोचे सर हिला दिया। बिल्कुल, सच कहूँ तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में मैं दोबारा आप लोगों से कभी मुलाकात ना हो। लिन मुबान एकदम से स्टन रह गई। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी बिना किसी लगाव के मान जाऊंगा। उसके दिमाग में मैं शायद अभी भी वो आदमी था, एक कुत्ता जो उसके पीछे दुम हिलाता फिरता है, उससे चिपकता रहता है। हाँ, ड्रामा बंद करो। क्या तुम्हें लगता है पैसे से तुम अपनी लो क्लास बदबू छुपा सकते हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, इवन अगर तुम्हारे पास 10 मिलियन हो, मेरी नजर में तुम हमेशा एक घटिया गरीब ही रहोगे। जियो तुरंत बीच में बोलते हुए अपनी आवाज में घमंड भरकर कहा, मिस्टर गियो, लिन की बातें सीधी हैं, लेकिन सच हैं। हमारे सर्कल्स अलग हैं। ज्यादा जबरदस्ती मत करो, पैसा लो और अपनी औकात वाली जगह चले जाओ। मैंने दोनों को एक साथ बोलते हुए देखा जैसे चोर्स हो। अंदर से मैं बिल्कुल शांत था, थोड़ा सा हंसने का मन भी कर रहा था। मुझे पैसे कब मिलेंगे? मैंने सीधा पूछा, उनकी बातों को इग्नोर करते हुए, और लिन की दादी की तरफ देखा। फाइनेंस डिपार्टमेंट चेक प्रिपेयर करेगा, मुझे बैंक ट्रांसफर चाहिए। मैं चेक एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने फ्रिमली कहा। चेक फ्रीज होने का रिस्क होता है, मैं उन्हें कोई भी कंट्रोल का मौका नहीं देना चाहता था। दादी लिन ने मुझे गहरी नजर से देखा, फिर आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, कल दोपहर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लिन ग्रुप आ जाना, एग्रीमेंट साइन करना होगा। मैं बिना एक सेकंड रुके दरवाजे की तरफ मुड़ गया। कल मिलते हैं। जैसे ही पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे मैं तुरंत गायब हो जाऊंगा। मिस लिन और मिस्टर जियो को लंबी जिंदगी मुबारक। अगले दिन दोपहर मैं टाइम पर लिन ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट पहुंच गया। एग्रीमेंट की कंडीशंस बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे लिन मुबान का नाम लेने का भी कोई हक नहीं होगा। मैंने उन्हें पढ़ा भी नहीं, सीधा लास्ट पेज पर साइन किया और अपना थंब प्रिंट लगा दिया। थोड़ी देर बाद मैसेज आया, 10 मिलियन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे। उस लंबी नंबर्स की लाइन को देखकर मैंने गहरी सांस ली। अब मैं सच में आजाद था। मैं बिल्डिंग से बाहर निकला और एक टैक्सी लेकर अपने पुराने अंधेरे और गीले बेसमेंट रूम में वापस आ गया। वही जगह जहाँ मेरी पिछली जिंदगी की सारी मेहनत और दर्द बसा हुआ था। कोने में अभी भी वो प्लास्टिक बॉटल्स और कार्टन्स पड़े हुए थे जो मैंने इकट्ठा किए थे सिर्फ इसलिए ताकि लिन मुबान के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स खरीद सकूं। टेबल पर एक सस्ती टूटी हुई ग्लास की कप रखी थी जो मुझे तब मिली थी जब मैंने अपने बाप की दी हुई आखिरी पुरानी घड़ी गिरवी रखकर उसके लिए दवा ली थी। मेरी पिछली जिंदगी में जब लिन मुबान अपनी फैमिली के पास वापस गई थी तो वो यहाँ से कुछ नहीं ले गई सिवाय इस कप के। उसने रोते हुए आंखों से कहा था कि ये हमारी मुश्किल भरी जिंदगी की निशानी है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो इसे सिर्फ जियो को दिखाने के लिए ले गई थी ताकि वो अपनी लो क्लास सफरिंग दिखाकर उसकी सिंपैथी ले सके। मैंने वो ग्लास कप उठाया, सीधा डस्टबिन के पास गया और बिना हिचकिचाहट के उसे छोड़ दिया। क्रैश की आवाज के साथ ग्लास टुकड़ों में टूट गया। कचरा कचरे में ही अच्छा लगता है। उसी वक्त मेरे कमरे का पुराना जंग लगा दरवाजा जोर से खुल गया। लिन मुबान दरवाजे पर खड़ी थी, नाक को हाथ से कवर किए हुए, चेहरे पर साफ घिन लिखी हुई। उसके पीछे जियो खड़ा था अपने सफेद रुमाल से हवा करते हुए। हाँ,
सच में तुम यहाँ छुपे हुए हो इतनी घटिया जगह पर। लिन मुबान के हील्स सीमेंट के अनइवन फ्लोर पर टक टक कर रहे थे। ये स्मेल तो गटर से भी ज्यादा डिस्कस्टिंग है। जियो ने बाएं सिकुड़ते हुए अपनी सुपीरियर टोन में कहा, मिस्टर गियो, तुम कभी अपनी चीप नेचर से बाहर नहीं आ सकते। 10 मिलियन होने के बाद भी तुम ऐसे ही रह रहे हो। लिन मुबान अंदर आ गई। उसकी नजर छोटे से कमरे में घूमी और जैसे ही उसने डस्टबिन में पड़े हुए टूटे हुए ग्लास के टुकड़े देखे, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। गियू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कप को तोड़ने की? उसने डस्टबिन की तरफ उंगली दिखाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कानों में चुभ रही थी। मैं अपने कपड़े एक पुरानी कैनवास बैकपैक में डाल रहा था। जिप बंद करते हुए मैंने सीधा जवाब दिया, बस एक टूटी हुई कप थी, बेकार चीज थी, इसलिए फेंक दिया। तुम्हें क्या पता वो क्या थी? लिन मुबान ने इंस्टेंटली जवाब देना चाहा, लेकिन बीच में ही रुक गई। उसने साइड में खड़ा मिस्टर जियो की तरफ देखा और बाकी लफ्ज निगल लिए। वो उसके सामने अपने पास्ट के लिए कोई लगाव दिखाना नहीं चाहती थी। जियो ने तुरंत उसके इमोशनल चेंज को नोटिस कर लिया। वो आगे बढ़ा और अपने जूते की टिप से जमीन पर पड़े गिलास के टुकड़ों को हल्का सा हिला दिया। होठों पर एक हल्का सा मजाक उड़ाता हुआ स्माइल के साथ, मिस्टर गियो, लिन मुबान थोड़ी नॉस्टैल्जिक हो रही है। चाहे ये कचरा ही क्यों ना हो, उसके लिए इसका कुछ मतलब है। आपने इसे अब बेरहमी से तोड़ दिया तो आपके पीओवी से क्या ये थोड़ा सा इंसेंसिटिव नहीं है? उसने एक नकली सी सांस भरी, फिर अपनी वॉलेट से 100 का नोट निकाला और भीख की तरह मेरे पैरों के पास फेंका। ये सब सस्ती चीजें हैं, 100 में बहुत सारी आ जाएंगी। समझो, लिन मुबान के लिए मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ। ऐसी शक्ल मत बनाओ जैसे तुम मर गए हो। वो हल्का सा नोट मेरे बैकपैक में गिर गया। मैंने अपना काम रोक दिया, धीरे से सीधा खड़ा हुआ और ठंडी नजरों से जियो को देखा। मिस्टर जियो, तुम्हारा पैसा बहुत गंदा है, मुझे घिन आती है। जियो का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। हाँ, तुम्हें तो अच्छी चीजों की कोई कदर ही नहीं है। तुम्हें लगता है 10 मिलियन होने से तुम मेरे लेवल पर आ जाओगे? मेरी नजर में तुम अब भी एक कीड़े हो जो सिर्फ भीख मांगना जानता है। लिन मुबान तुरंत जियो के आगे आकर खड़ी हो गई, मुझे गुस्से से घूरते हुए। गियू, तुम पागल हो गए हो क्या? जियो ने तुम्हें दया से पैसे दिए और तुम उसी को ही इंसल्ट कर रहे हो। अभी के अभी पैसे उठाओ और उससे माफी मांगो। उसका ये एरोगेंट और नेचुरल एटीट्यूड बिल्कुल वैसे ही था जैसे मेरी पिछली जिंदगी में था। मैं थोड़ा हंसा, ठंडी सी हंसी। उसने गुस्से में अपना पैर उठाया और सीधा 100 के नोट पर रखकर उसे जोर से रगड़ने लगी। माफी मांगू? क्या वो डिजर्व करता है? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लिन मुबान, क्या तुम्हें सच में लगता है दुनिया तुम्हारे अराउंड घूमती है? पहले मैं तुम्हें टॉलरेट करता था क्योंकि मैं अंधा था। अब मेरी नजर में तुम्हारी कीमत इस डस्टबिन के ग्लास के टुकड़ों से भी कम है। लिन मुबान की आंखें शौक से फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं, जो हमेशा उसे खुश करता था, उससे ऐसी बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? गुस्से से कांपती हुई उसने हाथ उठाया मुझे थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन मैंने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली इतनी जोर से कि वो दर्द से चीख उठी। मिस लिन, अब ना ये घमंडी एटीट्यूड संभाल कर रखो। मैंने उसका हाथ झटके से छोड़ दिया। अपने इस कुत्ते को ले जाओ और मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा ट्रेसपैसिंग के लिए। जियो ने तुरंत उसे संभाला और मुझे नफरत भरी नजर से देखा। जिन गाँव में मुझे ऑफेंड करने की हिम्मत की है तुमने, मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के। मैंने अपनी बैकपैक कंधे पर डाली, उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बिना डरे कहा, जब तुम्हारी मर्जी चाहे तो तब अपने ये तरीके ट्राई कर लेना। मैं वहीं से निकल गया, उन दोनों को पीछे छोड़कर। गियू, तुम इतने क्रूल कैसे हो गए? तुम अनबेरेबल हो। लिन मुबान की गुस्से भरी आवाज पीछे से आई, लेकिन मैंने पलट कर देखा भी नहीं। बाहर निकलते ही सीधा एयरपोर्ट के पास एक होटल चला गया। मेरा फ्लाइट 6 दिन के बाद था, बस मुझे आराम से वेट करना था। लेकिन लिन फैमिली क्लियरली इतनी आसानी से मुझे जाने देने नहीं वाली थी। तीसरे दिन दोपहर किसी ने जोर से मेरे होटल के कमरे का दरवाजा नॉक किया। बाहर 2 ब्लैक सूट वाले बॉडीगार्ड्स खड़े थे, हाथ में एक सस्ता सा सूट लिए हुए। मिस्टर गू, ओल्ड मैडम का ऑर्डर है, आज रात आपको लिन फैमिली की थैंक्स गिविंग डिनर अटेंड करनी ही होगी। बॉडीगार्ड की आवाज में सीधा हुक्म था, कोई नेगोशिएशन का चांस ही नहीं था। मैंने थोड़ा खुद को संभाला और कहा, मैं ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर दिया है, पैसे भी ले लिए हैं, मुझे किसी डिनर में आने की कोई जरूरत नहीं है। बॉडीगार्ड ठंडी हंसी से हंसा। मैडम ने कहा है अगर आप नहीं आए तो वो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को बर्बाद करवा देगी जहां आप काम करते थे। वैसे भी सुना है कंस्ट्रक्टर आपके साथ अच्छा बर्ताव करता था, है ना? मेरी आंखें तुरंत ठंडी हो गई। ओल्ड मैडम लिन सीधा बेगुनाह लोगों को टारगेट कर रही थी। मेरी पिछली जिंदगी में उस कंस्ट्रक्टर ने सच में मुश्किल वक्त में मुझे कुछ पैसे उधार दिए थे। मैं चाहे जितना भी बदल गया हूँ, लेकिन अपने बेनिफैक्टर को कभी नुकसान नहीं पहुँचाने देता। ठीक
ठीक है, मैं आऊंगा। मैंने सूट लिया और पहन लिया। वो क्लियरली एक साइज छोटा था, कपड़े भी रफ थे, मुझे बिल्कुल क्लाउन जैसा बना रहा था। लिन फैमिली चाहती थी मैं सबके सामने मजाक बन जाऊं ताकि जियो और ज्यादा शाइन करे। रात के 8 बजे मुझे आधा जबरदस्ती ले जाया गया जिंगसू के सबसे लग्जरियस होटल के बैंक्वेट हॉल में। गोल्डन चमकता हुआ हॉल, हर तरफ हाई क्लास लोग। जैसे ही मैं अंदर घुसा सबकी नजर मुझ पर टिक गई। ये कौन है? कितना बेकार कपड़ा पहना है, अंदर कैसे घुस गया? सुना है इसने मिस लिन को बचाया था, कितना गवार लगता है। इसका जियो से क्या कंपैरिजन, जमीन आसमान का फर्क है। ये सारी थी की बातें बिना फिल्टर के मेरे कानों में पड़ रही थी। मैं चुपचाप एक कोने के सोफा पर जाकर बैठ गया, एक गिलास पानी उठाया, धीरे से पीने लगा। कुछ ही देर के बाद क्राउड में हलचल मची। लिन मुबान जियो का हाथ पकड़े हुए बिल्कुल एक स्टार की तरह एंट्रेंस ली। सब लोग उनके आसपास घूम रहे थे। उसने आइस ब्लू हाई कोर्चर ड्रेस पहनी हुई थी, चमकती हुई। जियो एक परफेक्टली टेलर्ड ब्लैक सूट में था, चेस्ट पर सैफायर ब्रोंच लगा हुआ। दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। स्टेज पर खड़ी हुई दादी लिन ने मुस्कुराते हुए अनाउंस किया, आज मैं खास तौर पर यंग मास्टर जियो का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी पोती लिन मुबान को बचाया। इस एहसान को लिन फैमिली कभी भी नहीं भूलेगी। दादी लिन को सच को इतनी आसानी से तोड़ मरोड़ कर बोलते हुए सुनकर मुझे सच में हंसी आ गई। अपनी जान दांव पर लगाकर मैंने लिन मुबान को किडनैपर से बचाया था, लेकिन सारा क्रेडिट तो जियो को दे दिया गया, मेरा नाम तक नहीं लिया। जियो 2 वाइन ग्लासेस लेकर मेरी तरफ आया, चेहरे पर वही नकली स्माइल। मिस्टर गियू, पहले लिन मुबान का ख्याल रखने के लिए थैंक्स। आखिर आप जैसे लोगों के लिए ये सब नॉर्मल ही है ना। ये ग्लास आपके एफर्ट्स के लिए। इसकी आंखों के कोने में साफ जहर था, अभी भी रूम वाली बात से जलन रखता था। मुझे पता है आप जेलस हैं कि लिन मुबान ने मुझे चूज किया, लेकिन फीलिंग्स फोर्स नहीं की जा सकती। उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की ताकि सब लोग सुन सके। गेस्ट की नजर हम पर आ गई। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। तुम कौन होते हो ये सोचने वाले कि मैं तुमसे जेलस हूँ। जियो एकदम आगे बढ़ा, फिर अचानक लड़खड़ा गया और वाइन का ग्लास उसके अपने सीने पर गिर गया। वो ज्यादा ही ड्रामा करते हुए जमीन पर गिर गया। व्हाइट सर पर लाल वाइन फैल गई। हॉल में हंगामा मच गया। लिन मुबान भीड़ को चीरती हुई दौड़ी। जियो, क्या तुम ठीक हो? उसने उसे उठाया, घबराहट में उसकी शर्ट साफ करने लगी। जियो ने आंखों में आंसू भरकर कांपते हुए कहा, मुबान मैं ठीक हूँ, मिस्टर गू बस थोड़ा गुस्से में है। उसने जानबूझकर धक्का नहीं दिया। उसकी ये एक्टिंग देखकर मुबान का गुस्सा बढ़ गया। वो पलटकर मेरे सामने आ गई, हाथ उठाते हुए। मैंने हल्का सा सिर साइड किया और उसका थप्पड़ बच गया। जियो, तुम घटिया इंसान, वो चीखी। जियो ने तमीज से तुम्हें ड्रिंक ऑफर की और तुम उसे धक्का देते हो। अभी के अभी घुटनों पर बैठो और माफी मांगो, वरना आज मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गेस्ट्स भी उंगली उठाकर बोले, क्या बदतमीज आदमी है। लिन फैमिली ने इस कचरे को क्यों बुलाया? इसे घुटनों पर बैठना चाहिए। मैं वहीं पर खड़ा रहा, बिल्कुल शांत, इन सो कॉल्ड हाई सोसाइटी लोगों को ठंडी नजर से देखते हुए। और अगर मैं माफी ना मांगू? मैंने सीधा पूछा। माफी नहीं मांगोगे? लिन मुबान की नजर और भी घिन से भर गई। अपनी औकात भूल गए हो तुम। क्या तुम्हें लगता है 10 मिलियन मिलने से तुम यहाँ कुछ भी कर सकते हो? तुम्हें कुचलना एक कीड़े को कुचलने से भी आसान है। जियो अभी भी उसके कंधे पर झुककर ड्रामा कर रहा था। लिन मुबान, छोड़ो, शायद अपनी लो बैकग्राउंड की वजह से इंफीरियोरिटी फील करता है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। मैं कपड़े बदल लेता हूँ, बात खत्म। लेकिन उसकी हर बात ने लिन मुबान को और भड़का दिया। नहीं, आज ये घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगा। इसी वक्त दादी लिन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आगे बढ़ी, हाथ में रोजरी घुमाते हुए, आंखों में ठंडी सख्ती चमक रही थी। गियू, लिन फैमिली तुम्हें इज्जत दे रही है, ना शुक्र मत बनो। अगर आज तुम घुटनों पर नहीं बैठे तो मैं जब चाहूँ तुम्हारे 10 मिलियन फ्रीज करवा सकती हूँ और तुम्हें सिर्फ जिनगांव नहीं पूरे देश में जीने लायक नहीं छोड़ूंगी। उसके लफ्जों के साथ ही 10 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स हमें घेर कर खड़े हो गए। सबको लग रहा था एक गरीब आदमी होने के नाते मैं अब झुक जाऊंगा, भीख मांगूंगा। लेकिन उस वक्त मैं हंस पड़ा, एक अजीब सी हंसी जो पूरे हॉल में गूंज उठी। हंस क्यों रहे हो? पागल हो गए हो क्या? लिन मुबान ने गुस्से से पूछा। मैंने धीरे से अपना फोन निकाला। मैं इस बात पर हंस रहा हूँ कि तुम लोग जो खुद को हाई सोसाइटी समझते हो, एक सस्ते एक्टर
के हाथ की कठपुतलियां बन गए हों। ये कहकर मैंने अपने फोन में एक ऐप ओपन की। थोड़ी सी हैकिंग स्किल्स मैंने पहले सीखी थी ताकि लोग मुझे बेवकूफ ना बना सके। कुछ देर पहले जब मैं कॉर्नर में बोर हो रहा था, मैंने होटल का कैमरा सिस्टम को एक्सेस कर लिया था। लिन मुबान, आंखें खोल कर देख, असली झूठा कौन है। मैंने बटन दबाया, हॉल की बड़ी स्क्रीन पर सिक्योरिटी फुटेज चल पड़ी। वीडियो में क्लियरली दिख रहा था जियो मेरे पास आता है और मैं हाफ स्टेप पीछे हट जाता हूँ। हाथ पॉकेट्स में, उसे टच तक नहीं करता। वो खुद ही उलझ कर घिरता है और वाइन अपने ऊपर गिरा लेता है। पूरा सीन बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के रिकॉर्ड था। हॉल में डेड साइलेंस छा गया। गेस्ट चुप हो गए, कुछ लोग शौक में, कुछ लोग समझ गए। मैंने फोन बंद कर दिया और सीधा जियो की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मिस लिन, आपका ये कुत्ता इतना अच्छा एक्टर नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की। जियो का चेहरा टेढ़ा हो गया। ये वीडियो फेक है, उसने जोर से चिल्लाया। अब गेस्ट धीरे धीरे उसकी तरफ देखकर बातें करने लगे। खुद ही गिर गया। कितनी शर्म की बात है। लिन मुबान का जिस्म कांप रहा था। गियू, तुम कितने घटिया हो, चुपके से रिकॉर्ड करते हो। क्या तुम जियो की रेपुटेशन बर्बाद करना चाहते हो। मैंने उसे देखा, बस एक ही एहसास था, अंदर सिर्फ बेकार सी लग रही थी। लिन मुबान, अगर तुम अपना दिमाग यूज नहीं करती तो उसे किसी और को दे दो। मेरी आवाज ठंडी थी। उसने मुझे प्रोवोक किया। उसने खुद ही वाइन गिराई। मैंने सिर्फ दिखाया जो कि सच था। और वो भी तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं एक बुराई कर रहा हूँ। दादी लिन का गुस्सा फट पड़ा। ये हद पार हो गई। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। बॉडीगार्ड्स मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोका। जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। मैंने सीधा सबकी तरफ देखते हुए कहा, लिन फैमिली के 10 मिलियन मुझे मिल चुके हैं। आज के बाद मेरा लिन मुबान या लिन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा ये गंदा सर्कल मैं एक सेकंड भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने माइक फेंका और बिना पीछे देखे मुड़ गया। जैसे ही मैं निकला, बॉडीगार्ड्स खुद ही साइड हो गए। पीछे से लिन मुबान की आवाज आई, गियू, अगर आज तुम इस दरवाजे से बाहर गए तो बाद में चाहे तुम घुटनों पर भी गिर कर भीख मांगो, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। मैंने बिना मुड़े जवाब दिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। 1 महीना बीत गया उस तमाशेदार डिनर को। उस 1 महीने के लिए लिन मुबान की जिंदगी उलट गई। सुबह उठते ही अब उसके लिए कोई गरम ऑरेंज तैयार नहीं होता था। उसके वार्डरोब में महंगी ड्रेसेस तो थी, लेकिन उसके साथ मैचिंग एक्सेसरीज कभी ठीक से सेट नहीं होती, क्योंकि पहले सब कुछ मैं अरेंज करता था। जब उसका पेट दर्द करता तो वो जियो को कॉल करती। उसका जवाब होता था, गर्म पानी पी लो, मैं मीटिंग में हूँ। पहले मैं उसके लिए बारिश में आधा शहर पार करके उसके लिए उसकी पसंद की गर्म खिचड़ी लेकर आता था। वो मानना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे मेरी आदत हो चुकी थी। फिर भी अपने आप को समझाती। बस एक नौकर था जो चला गया। ऊपर से जियो भी धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाने लगा। उसकी जैकेट्स पर सस्ता परफ्यूम की स्मेल आने लगी। एक दिन असिस्टेंट डरते डरते एक रिपोर्ट लेकर आई, मिस लिन, मिस्टर गियो की फॉरेन में अपनी कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू 100 ऑफ मिलियंस है। लिन मुबान ने झटके से रिपोर्ट छीन ली। फोटो में मैं था, शार्प सूट में, कॉन्फिडेंट नजर के साथ। ना वो पुराना गरीब लुक, ना वो सबमिसिव एटीट्यूड। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग उठी, कंट्रोल खो देने का डर और जलन। ये कैसे हो सकता है। अगले ही दिन 10 सेंटीमीटर हील्स पहनकर वो सीधा मेरी कंपनी पहुंच गई। रिसेप्शनिस्ट को इग्नोर करते हुए सीधा मेरे ऑफिस में घुस गई। मैं बड़े डेस्क के पीछे बैठा रिपोर्ट्स पढ़ रहा था बिना सर उठाए। जियो, ये सब क्या है। उसने डेस्क पर जोर से हाथ मारा। मैंने धीरे से रिपोर्ट बंद की और ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। लिन मुबान, अब तुम्हें मेरी जरूरत कहाँ से पड़ गई कि अपने तेवर बदल कर यहाँ आए हो और अपने ही सेवियर पर अब तुम केस करने लगी हो। चाहिए क्या ये बताओ। इसी के साथ पहला पार्ट हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं और खत्म करते हैं। मिलता हूँ इसके अगले एपिसोड के साथ जो कि कल होने वाला है। तब तक के लिए अलविदा, टाटा एंड बाय।